स्वातंत्र्यानंतर आपल्या जिल्ह्याला पहिल्यांदा केंद्रीय पदाचा मान मिळालेला आहे आणि या निमित्ताने आपला भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये या देशाचं डेव्हलपमेंट करतानाची सुरुवात आपल्या या जिल्ह्याची खुलताबाद रत्नापूर येथून करण्यात येत आहे आणि या सगळ्या बाबतीकरता मी माननीय मंत्री महोदयांना आजची प्रेस सुरू करण्याची विनंती करतो. आजच्या जन आशीर्वाद दौऱ्यामध्ये आमच्याबरोबर प्रमुख अतिथी म्हणून विधान परिषदचे विरोधी पक्षनेते माननीय प्रवीणजी दरेकर आहेत. त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री आमदार बागडे साहेब आहेत. आपल्या गंगापूर खुलताबाद विधानसभेचे लोकप्रिय आमदार माननीय प्रशांतजी बंब आहेत. माननीय आमदार संभाजीनगर पूर्वचे अतुलजी सावे आहेत. त्याचबरोबर मुख्य संयोजक म्हणून मनोजजी पांगरकर, सहसंयोजक म्हणून प्रवीणजी घुगे, शहर अध्यक्ष आमचे संजयजी केनेकर, ग्रामीणचे अध्यक्ष विजयराव अवताडे, आमचे जिल्हा परिषदचे उप अध्यक्ष श्री एल.जी. गायकवाड आणि बाकी पदाधिकारी आहेत. असा आमचा दौरा आहे. आम्ही सकाळी संभाजीनगरहून निघालो आहे आणि आता कन्नडला जाऊन कन्नडला आम्ही त्याचा आजच्या याचा समारोप करणार आहोत. आपल्या सर्वांना कल्पना आहे केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार 7 जुलै रोजी झाला आणि महाराष्ट्रातून 4 नवीन मंत्र्यांना संधी मिळाली आणि मराठवाड्यातून मला संधी मिळाली. त्यानंतर ताबडतोब अधिवेशन होतं म्हणून आम्ही दिल्लीतच होतो आणि अधिवेशन संपल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे.पी. नड्डाजी यांनी सर्व नवीन मंत्र्यांना एक सांगितलं किंवा सूचना दिल्या की आपण आपापल्या भागामध्ये जाऊन किमान 5 लोकसभेमध्ये जाऊन जन आशीर्वाद यात्रा काढायची. त्याप्रमाणे माझी जन आशीर्वाद यात्रा 16 ऑगस्ट रोजी गोपीनाथगड येथे माननीय मुंडे साहेब यांना अभिवादन करून सुरू झाली. त्यानंतर आम्ही लातूर जिल्ह्यातील लोहा कंधार विधानसभा क्षेत्रात गेलोत आणि सतत तेव्हापासून आत्तापर्यंत 7 लोकसभा आणि 30 विधानसभेपर्यंत आम्ही पोहोचलेलो आहोत. या जन आशीर्वाद यात्रेच्या वेळी प्रामुख्यानं देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदी साहेब यांनी 7 वर्षाच्या योजना विविध क्षेत्रातील लोकांसाठी म्हणजे कामगार असतील, शेतकरी असतील, व्यापार वर्ग असेल, उद्योग वर्ग असतील, ज्या ज्या काही योजना काढल्या त्या योजनेचा आम्ही लाभार्थ्यांचा मेळावा घेतला, त्यांच्याशी संवाद साधला, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या आणि त्यांचे फीडबॅक घेतला. तर अशा बऱ्याच आम्हाला चांगले फीडबॅक आलेले आहेत आणि बऱ्याच ठिकाणी लोक समाधान आहेत. आता त्यातलं विशेष मी काही सांगणार नाही, पण आज आणि काल आम्ही संभाजीनगरला आलो. संभाजीनगरला आम्ही साधारण 2 वाजता आम्ही जन आशीर्वाद यात्रा सुरू केली तर रात्री 1:30पर्यंत आम्ही होतो. आजसुद्धा सकाळपासून संभाजीनगर होतो. येता दौलताबाद असेल, पडेगाव असेल, मिटमिटा असेल अशा या गावांना करत आलो. यामध्ये ठिकठिकाणी आम्ही जवळजवळ 400 ठिकाणी 400 म्हणजे तिथं काही सभा असतील, काही सत्कार असतील, काही संवाद असेल आणि प्रत्येक दिवशी आम्ही पत्रकार परिषद सकाळी 9:30ला घेत होतो. एकंदरीत या जन आशीर्वाद यात्रेला प्रतिसाद अत्यंत चांगला मिळालेला आहे आणि याचं एकमेव कारण म्हणजे मोदी साहेबांनी जे 7 वर्षात केलेलं काम आहे. ही जन आशीर्वाद यात्रेचा आत्ता संध्याकाळी आम्ही कन्नडला समारोप करू. जर प्रदेश आणि राष्ट्रीय नेत्यांनी सांगितलं तर परत एक दुसऱ्या टप्प्यामध्ये, कारण मराठवाड्यातले 2 जिल्हे राहतात आणि औरंगाबादचे काही तालुके राहतात, तर एक 3 दिवसाची
जन आशीर्वाद यात्रा परत एकदा आम्ही शुक्रवार शनिवार रविवार काढू. अर्थात हे प्रदेश किंवा केंद्रीय पदाधिकाऱ्याकडून जर आम्हाला सांगितलं तर. सर, एक सवाल ऐसा है कि चाहे सरकार किसी भी हो, मराठवाड़े को हमेशा नज़रअंदाज करती आई है केंद्र सरकार. इस बार मराठवाड़े को तोहफा मिला है आपके रूप में, तो क्या अब मराठवाड़े का विकास होगा? ये मेरी बेसिक जवाबदारी है. मराठवाड़े की जो प्रलंबित प्रॉब्लम्स है उसको जान लेना और उसी का विकास करने के लिए कोशिश करना. आपके मालूमात के लिए मराठवाड़ा डेवलपमेंट बोर्ड जो है, जो स्टैट्यूटरी बोर्ड था, और स्टैट्यूटरी बोर्ड का मैं चेयरमैन था, जिसका 2 साल मैं मराठवाड़े के हर डिस्ट्रिक्ट में जाके स्टडी किया है. हर डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम्स है, कौन से शहर में क्या प्रॉब्लम है, इसी को मैं जानता हूँ. और मोदी साहब के आशीर्वाद से, मोदी साहब के मंत्रिमंडल में उनका एक प्रतिनिधि हूँ और मुझे वित्त मंत्रालय मिला है, जिससे महत्वपूर्ण मैं जवाबदारी पाल सकता हूँ. और मैं ज़रूर मराठवाड़े के विकास के लिए और महाराष्ट्र के विकास के लिए भी काम करने वाला हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और संभाजी नगर में काम हो जाए. सर, अब आप दिल्ली जा चुके हैं तो आपको ये पता होगा कि मराठवाड़े को अभी तक 70 सालों से क्यों नज़रअंदाज करती आई है सरकार. ज़रा उसके बारे में थोड़ा. वो इसी बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता. अभी तक 70 साल में था. हमारी शासन तो सिर्फ 5 साल में थी. उसके पहले तो बहुत सारे कांग्रेस और बैर का दूसरी सरकार थी. लेकिन अभी आप समझ लो, अभी तो मराठवाड़े को मोदी साहब ने झुकता माप दिया है. हर प्रदेश में एक ही मंत्री है, लेकिन मराठवाड़े से 2 मंत्री है. विदर्भ में से 1 मंत्री है, पश्चिम महाराष्ट्र से 1 है, उत्तर महाराष्ट्र से 1 है. लेकिन मराठवाड़े में दानवे साहब और मैं खुद हूँ. हम दोनों मिलके उनको भी काफ़ी अनुभव है. वो 5 बार सांसद रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. तो उनके साथ हम दोनों मिलके मराठवाड़े के विकास के लिए काम करने वाले हैं. सर, ऐसा तो नहीं है कि जैसे महाआघाड़ी ने बीजेपी को 100 के पार आमदार जाने के बावजूद बाहर बिठा के रखा है, तो उसका तोड़ जो है तो आपको यहाँ पर बनाकर भेजा है मोदी सरकार ने? वैसा कुछ नहीं है. महाआघाड़ी सरकार में शिवसेना हमारी 32 ईयर्स की उनकी हमारी युति थी. 32 ईयर्स हम हिंदुत्व के ऊपर वोटिंग मांगते थे, और वो शिवसेना ने मतदार को बाजू रखे या विचार को बाजू, हिंदुत्व का विचार बाजू रखे, कांग्रेस जिनके साथ 30 साल से वो विरोध करते थे वो रखे, उनके साथ युति किया है. तो वो उनका विचार है, छोड़ दो. लेकिन हमारा कुछ नहीं. जब विकास यही हमारा ध्येय है. और मोदी साहब ने जो योजना इस पूरे नेशनल लेवल पे जो है वो अंतिम मानव के पास, अंतिम या गरीब आदमी के पास पहुँचना. मालूमात के लिए हमारे नेता और माजी मुख्यमंत्री एक्स चीफ मिनिस्टर माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने 1680 करोड़ की औरंगाबाद शहर की पीने की पानी की पुरवठा योजना मंजूर किए थे, और जिसमें 1/3 ऐसा कुछ शेयर भी नहीं था. पूरा के पूरा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भरने वाला था. उसका GR भी निकला था अतुल जी जब मिनिस्टर थे स्टेट में. लेकिन ये सरकार आई, 3 तिगाड़ी सरकार आई, 3 पक्ष की सरकार आई. उसको उन्होंने बदलाव किया. उसको जो टेंडर निकला था वो भी रुका दिया. और अभी नया GR निकला है जिसमें 1/3, ये आपको मालूम नहीं है, इसको हाईलाइट करो, 1/3 कॉरपोरेशन ने भरना है, और वैसा म्यूनसिपल कमिश्नर ने लिख के दिया है. आपको मालूम है औरंगाबाद महानगर पालिका की पोजीशन कैसी है. वो 550 रुपये कहाँ से भरने वाले, 550-600 रुपये तो भी कमिश्नर ने लिख के दिया है. एनीवे वो जान दो. लेकिन अभी मुझे मालूम है, मैं दिल्ली में था, कुछ लोग मुझे मिलने आए थे. उद्धव साहब ने 9 महीने पहले उसका भूमि पूजन किया है चीफ मिनिस्टर ने, लेकिन अभी काम में रुकावट है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है. मैं 2 दिन के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त को बुला के पूछने वाला हूँ क्या काम का प्रोग्रेस क्या है. चीफ इंजीनियर ऑफ MGP, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, BNC सब पूछने वाला हूँ. अगर उसके रुकावट है तो हमें सब मिल के वो पीने का पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा. हर दिन लोगों को पानी मिलना चाहिए. इसी वजह से औरंगाबाद का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है. कोई हालत में पीने का पानी का पाइपलाइन होने की जरूरत है. जोर से पूछो. पूछो ना आशीर्वाद के बारे में, ये बाकी छोड़ दो. मेन सवाल आहे जन आशीर्वाद यात्रा. जन आशीर्वाद यात्रा तुम्ही जी सुरू केली हां, आणि आता तिचा आज समारोप होणार आहे, तर या तुम्ही सर्व प्रवासामध्ये काय बघितलं आणि काय हे केलं? आम्ही या प्रवासामध्ये वेगवेगळ्या लाभार्थीचे मेळावे घेतले.
काही ठिकाणी आम्ही व्यापाऱ्याचा मेळावा घेतला, काही ठिकाणी आम्ही शेतकऱ्यांचा मेळावा घेतला, काही ठिकाणी अंगणवाडी सेविकांचा मेळावा घेतला, काही ठिकाणी मजदुरांचा मेळावा घेतला, कामगारांचा मेळावा घेतला. तर त्यांच्याशी चर्चा करून, त्यांच्याशी संवाद करून, त्यांच्या अडीअडचणी काय आहेत, मोदी सरकारच्या योजना कुठपर्यंत मिळालेल्या आहेत, त्यांना फायदा किती होतो, हे सर्व माहिती घेतली. आणि त्या माहितीतून एकंदरीत दिसलं की गोरगरिबापर्यंत मोदी साहेबांनी काढलेल्या योजना पोहोचतायत आणि ते खुश आहेत. एक उदाहरण देतो. गंगाखेड तालुक्यातलं एक गाव होतं, किसान मेळावा चालू होता. तर ते एक लाल फेटेवाले बाबा उठले आणि ते माझ्याकडे आले. साहेब म्हणे मला भेटायचं. मला भेटलं. त्याने हार घातला. म्हणे एवढं ते एक असं पुडकं दिलं, एवढं मोदी साहेबांना द्या. तर ते काय होतं पुडकं, तर एक लाल रंगाचा फेटा होता. म्हणे माझी मुलं मला विचारत नाहीत, पण मला मोदी साहेबांचे 6,000 रुपये येतात, त्याच्यावर आम्ही आमची बायको भागवतो. असं म्हणजे इतकं ते असे डोळ्यात पाणी येऊन सांगितले. एक आम्हाला मुस्लिम महिला, आप सुन लो, मुस्लिम महिला लोहा कंधार में आई, स्टेज पे आई, मुझे बात करना, तो उन्होंने बात करे, उसका रिकॉर्डिंग हम क्लिप भी करे थे. उन्होंने बोले कि मुस्लिम समाज के लिए 3 तलाक का कायदा मोदी साहब ने किए, इसीलिए हम एजुकेटेड महिला, उसने एजुकेटेड बोली, पूरे महिला नहीं, मुस्लिम, हम एजुकेटेड मुस्लिम समाज की महिला बहुत खुश है, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ होती थी ये तलाक की वजह से, वो बोली. बाद में हम अर्दापुर गए तो बंजारा समाज की महिलाएं थे, उन्होंने उज्ज्वला गैस के बारे में, साहब बोले हम दिन रात तो आधा दिन हमको लकड़ी लाने में किचन केस में जाता था, तो अभी हमको गैस मिला है, सब गांव में सबको गैस मिला है. ऐसे बहुत सारी योजना है. आयुष्मान भारत योजना ऐसी है, 10 करोड़ फैमिलीज़ को आयुष्मान भारत का 5 लाख का फायदा होने वाला है. तो बहुत बड़े बड़े योजना हो रहे हैं मोदी साहब के टाइम. जन यात्रा ये 2024 इलेक्शन की तैयारी, वैसा आप समझ लो, लेकिन उसका मेन पर्पज़ ये है जन यात्रा का. जन यात्रा का मेन पर्पज़ है जनता में जाके लोगों के साथ संवाद करना और गरीब से गरीब लोगों तक मोदी साहब ने की हुई योजना मिलती है नहीं मिलती है उसको देखना. अगर नहीं मिलती है तो उसको प्रोग्रेस कैसे कर सकते, ये इसका उद्देश्य है. और मैं एक बोलता हूँ, सेलू बोल के गाँव है सेलू, तो सेलू जैसे देहात में एक छोटा सा इंडस्ट्रियलिस्ट 40-50 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ उनका माल बनता है. अभी कोविड के वजह से वो प्रॉब्लम में है, लेकिन मोदी साहब ने लघु उद्योग के लिए 3 लाख करोड़ देते, उसमें से उसको 10 करोड़ लिया उसने. और वो बोले कि साहब हमारा NPA अकाउंट हुआ था, लेकिन मोदी साहब ने बोले 6 महीने के लिए जो ये हुआ था ना, हमारा डिपार्टमेंट फाइनेंस का, उनका जो इंटरेस्ट रहता है वो कम कर दिया. उसका लोन था, उसका रिफॉर्मिंग ऑफ द अकाउंट कर दिया, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द अकाउंट. इसलिए हर क्षेत्र में मोदी साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने योजना है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं, इसलिए तकलीफ है. अभी हमारे औरंगाबाद शहर में अपने आवास योजना है प्रधानमंत्री. अभी तक कमिश्नर और महानगर पालिका ने सिर्फ 70 घर बने हैं. कैसे बनेंगे 2022 तक? वो ज़मीन पे राज्य सरकार जगह नहीं दे रही है, राज्य सरकार की रुकावट है. राज्य सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रहे. अभी वैक्सीनेशन के बारे में क्या हुआ? राज्य सरकार ने बोले हम वैक्सीन देते, कहाँ दिया? एक तो वैक्सीन दिया क्या? उनको मिला ही नहीं. फिर केंद्र सरकार दे रहे. हर जगह प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ केंद्र की तरफ उंगली बता के बोलते कि केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रहा है. लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हम विरोधी पक्ष नेता या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की 25 काम हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें इनका 2 साल में एक भी काम बता नहीं सकते. ऐसी परिस्थिति है. सर, कोरोना के हालत में MIDC एरिया जो है, बहुत सारे कंपनी बंद होने के कगार पे है. वहाँ पे मैंने स्टोरी किया था कि अब हमारे पास माल लाने पैसा नहीं है, अगर हमको सरकार लोन वगैरह कुछ करती है तो हम दोबारा शुरू करेंगे. आप उनके लिए कुछ करेंगे MIDC? ये फिर ECGL स्कीम क्या है? इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम, ECGS यही है. आपको 20 लाख तक रुपए विदाउट कोलैटरल तक मिलते हैं. 20 लाख तक. 20 लाख तक क्या बड़ा है क्या? रास्ते पे काम करना रे गाड़ी वाले हॉकर जो है उसको 10,000 रुपये मिल रहे. जो विधवा महिला थी उनको 500 रुपये 3 बार दिए. और उससे सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे पेंडेमिक के टाइम भूख बड़ी होते हैं. 1918 में स्वाइन फ्लू की ऐसा ही हुआ था.
उसमें जिस स्वाइन फ्लू से लोग मरे उससे ज़्यादा भूख बड़ी से मरे थे। ये नहीं होना बोल के मोदी साहब ने एक मंत्रिगण, केंद्रीय मंत्रिगण की स्थापना किए थे और क्या क्या सुविधा देना चाहिए ये भी करे थे। और उसमें मोदी साहब ने 80 करोड़ लोगों को, ये देश के 80 करोड़ लोगों को 5 महीने के लिए राशन फ्री में दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सर सह्याद्री चळवळीसाठी लोकलचे बोलतात, लोकलचा एक प्रश्न. आता लोक आता तुम्ही लोक शेवट ग्रामीण भागामध्ये भाजप सरकारने जे तर अनेक रोड बनवली. खुलताबाद तालुक्यामध्ये काही अशी ठिकाणे जसं की म्हैसमा पर्यटन स्थळ आहे ना, इथे काही वर्षापासून पर्यटक येतात आणि नावं ठेवून जातात तालुक्याला. तसाच सुलीभंजनचा रस्ता आहे, त्या रस्त्या संदर्भात आपण काही मी ऐकून घ्या. म्हणजे तुम्ही काय अर्थ माझी आणि आमदार साहेबांची भेट झाली होती, दिल्लीतच भेटलो होतो आपण. आणि आम्हा दोघांनी ठरवलं आहे की टुरिझमसाठी आपला जिल्हा प्रसिद्ध आहे, त्यातल्या त्यात खुलताबाद तालुका प्रसिद्ध आहे. आत्ताच ते म्हणले 4-5 हजार कोटीचा आपण प्रोजेक्ट बनवू आणि केंद्राकडे येऊ असं ते बोललेत. तर तुम्हाला 1 वर्षाच्या आत याच्यामध्ये काही ना काहीतरी हे दिसेल. मी असता बोलणं योग्य नाही, पण टुरिझमसाठी अर्धवट जे झालेलं काम आहे ते पूर्ण अर्धवट कामाला सरकार कसं नाही दिलं. अर्धवट काम कुठलं ते बघावं लागेल अगोदर, स्टेटचं आहे का राष्ट्राचं आहे. आम्हाला केंद्रामध्ये प्रोजेक्ट बनवून प्रोजेक्ट मंजूर करून घ्यावं लागतं. अर्धवट जर स्टेटचं असेल तर स्टेटकडे जावं लागेल. केंद्राचं बहुतेक तुमच्याकडे सुलीभंजनचं काम नाहीच आहे, स्टेटचं आहे ते. तरी आम्ही आमदार साहेबाच्या नेतृत्वाखाली स्टेटकडे जाऊ, तिथं आपण काम करू. चला.